नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल 2 घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले और आज भी उनका एक लंबा-चौड़ा भाषण हमें राज्यसभा में सुनने के लिए मिला। दरअसल नरेंद्र मोदी को ये आदत हो चली है कि वो एक तरफ़ा संवाद करें, वो सिर्फ मन की बात करें, दूसरों की बात सुने ही ना। 10 साल में उन्होंने ये बहुत एन्जॉय किया है क्योंकि तब विपक्ष इतना कमज़ोर था, विपक्ष मज़बूत नहीं था। लेकिन अभी विपक्ष बहुत मजबूत है। विपक्ष का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। विपक्ष सरकार में भले ही नहीं सरकार भले ही ना बना पाए हो पार्टियां, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे जिनके पास सत्ता है वो तो मजबूर कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास सत्ता नहीं है वो बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। कल लोकसभा में हमने देखा कि लगातार जब प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही कर रहे थे, अपने सरकार की वाहवाही कर रहे थे, अपनी वाहवाही में लगे हुए थे, तो तब विपक्ष लगातार वहां पर हंगामा करता रहा। और आज राज्यसभा में जब बोल रहे थे और जब गलत बयानी कर रहे थे, कांग्रेस का कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि दरअसल खड़गे का ये कहना था कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे थे संविधान को लेकर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, और जब उन्होंने टोका तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और इसी वजह से फिर पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिसका बहुत बड़ा मसला बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने भी बहुत ही अफसोस जताया इस बात को लेकर। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ विपक्ष के साथ होता है तो हमने देखा है कि क्या कुछ करते हुए सभापति नजर आते हैं। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब आपको पता है प्रधानमंत्री 2 बार उठे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो उठ खड़ी हुई और बार बार राहुल गांधी को उनके भाषण के दौरान रोका और टोका गया। वह यही हाल लगभग जब खड़गे बोल रहे थे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तब उनके साथ ये सब कुछ किया गया। अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत बयानी कर रहे हैं, अगर विपक्ष के नेता का ये कहना है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्य गलत कोट कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वहां बैठकर तालियां तो नहीं बजाएंगे, वो अपनी बात को वहां पर रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को आदत हो चली है, उन्होंने अपने आसपास जो लोगों की जो उन्होंने फौज इकट्ठी की है, मीडिया से लेकर और जो उनके तमाम नेता हैं, उनको ये आदत हो चली है कि बस मोदी मोदी के नारे लगते रहें और वो जो चाहें बस कहकर निकल जाएं। लेकिन अब ये पता चल गया है नरेंद्र मोदी को कि ऐसा होने वाला नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बहुत मजबूर नजर आ रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, लगातार उनकी जबान फिसलती हुई नजर आ रही है। और आज जब वो राज्यसभा में बोल रहे थे तो कम से कम मजबूर उन्हें ये होना पड़ा कि मणिपुर का शब्द उनके मुंह से निकला। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह की बातें राज्यसभा में कर रहे थे, जो अपनी सरकार को लेकर लगातार जो तारीफों के पुल वो बांध रहे थे, अगर ऐसा ही होता तो तमाम तरह की ताकतों के बावजूद, तमाम तरह के एक तरह से कह सकते हैं एजेंसीज उनके साथ, मीडिया उनके साथ, धन बल सब कुछ उनके साथ, 10 साल की सत्ता उनके पास, वो 240 पन्ना से मर जाते और उनकी सरकार बैसाखियों वाली डिपेंडेंट सरकार ना बनती। दरअसल नरेंद्र मोदी को अब तक ये हजम नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष का नंबर इतना बड़ा है कि वो अब उनको उनकी मनमानी नहीं करने देंगे, और दूसरा कि उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई डिपेंडेंट सरकार है। इसीलिए वो लगातार लोकसभा और राज्यसभा में अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांध रहे हैं और खुद ही अपने लिए तालियां बजवा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह की भूमिका इस बार निभाई है और राहुल गांधी के भाषण में जो तीव्रता, जिस तरह की तेजी, जो तथ्यों पर आधारित उन्होंने बातें तमाम वहां पर रखी, उसके आगे नरेंद्र मोदी का भाषण बेहद फीका, बेहद लचर, तथ्यों से दूर और पूरी तरीके से ऐसा लगा कि तथ्यों से निराधार उनका पूरा भाषण था। और यही वजह रही कि लगातार विपक्ष उनको रोकता टोकता रहा और आज तो नौबत ये आ गई कि जब नेता प्रतिपक्ष लगातार ये कहते रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कि उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और ऐसे में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और अब संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने जिस तरह की लड़ाई
लड़ने का फैसला कर लिया है, सरकार अपने सरकार को घुटनों पर लाने का फैसला किया है, उससे नरेंद्र मोदी बहुत विचलित हैं, परेशान हैं और इसीलिए लगातार राहुल गांधी के भाषण के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद, अखिलेश यादव के भाषण के बाद, विपक्ष के नेताओं के भाषण के बाद लगातार एक तरह का कैंपेन, एक तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। यहां तक कि गुजरात में तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर आक्रमण किया, वहां पर हमला किया और फिर राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया कि जो मैं बातें आरएसएस और बीजेपी को लेकर कह रहा था वो देखिए कैसे 24 घंटे के अंदर ही सच साबित हो गई हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर वो जो झूठ उसने फैलाया है राहुल गांधी की बात को लेकर, उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। तो ये अनूठी सरकार है जो आपके सामने है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष मजबूत है वो सारी वानगी आपको देखने के लिए मिल रही है। हाथरस में जिस तरह का जो हादसा हुआ है उसके बाद 121 लोग जो हैं अब तक मृतक पाए गए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन कल तो फिर भी थोड़ा बहुत जिक्र, बहुत एक लंबे अंतराल के बाद जब उनका भाषण बिल्कुल खात्मे की तरफ था नरेंद्र मोदी का, तब उन्होंने जिक्र किया। लेकिन राज्यसभा में आज उन्होंने हाथरस के इतने बड़े हादसे, इतनी बड़ी घटना का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अपनी वाहवाही करते रहे और इसी के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। ना तो जवाबदेही उनको आती है, उनको सिर्फ आता है तो अपना महिमा मंडन करना, इवेंट बाजी करना। इवेंट जीवी ही के तौर पर हमने उन्हें 10 साल देखा है, लेकिन अब ऐसे चलने वाला नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों की आज हम समीक्षा करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और उसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और शुरुआत मैं हेमंत जी आपसे करना चाहूंगी। कल हमने 2 घंटे से ज्यादा का भाषण प्रधानमंत्री का देखा, आज हमने राज्यसभा में देखा। उनको दरअसल ये आदत हो गई है कि वो सिर्फ अपने लिए तालियां बजवाएं और मोदी मोदी के नारे लगवाएं, एक तरफा बात करें, एक तरफा संवाद करें, सिर्फ अपने मन की बात करें, किसी के मन की बात सुने नहीं। लेकिन अब उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और अब आपकी मनमानी, अब आपके वो तमाम झूठ, अब आपके वो तमाम जुमले जो कहकर आप निकल लेते थे, अब ऐसे होने वाला नहीं है। और इसीलिए आज राज्यसभा से वॉकआउट किया विपक्ष ने। कल लगातार विपक्ष की हमने नारेबाजी देखी, जिसको लेकर आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने कोई गुनाहे अजीम कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो मीडिया की मंडली है वो दिखाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का आईटी सेल। कैसे देख रहे हैं आप कल के और आज के भाषण को, विपक्ष की भूमिका को आप? अच्छी बात कही इंट्रोडक्शन में। आपने कहा कि प्रधानमंत्री कल 2.25 घंटे बोले, आज 1 घंटा 50 मिनट बोले। बोलते तो बहुत है प्रधानमंत्री, आज 1 घंटा 50 मिनट बोले, लेकिन कहा क्या? अगर एज ए जर्नलिस्ट आप उसमें से अगर कोई लीड निकालना चाहें, खबर का हेडिंग और 4 क्रॉसर निकालने बैठेंगे तो 0 बटा सन्नाटा है। और उसका कारण क्या है कि कंटेंट पे 0 है। मणिपुर जैसी चीजें उनको एक लाइन में आप निपटाने के, मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, इसको सुधरे हुए हालात कहते हैं जो मणिपुर के अंदर आज है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये किसने किया, ये किसने होने दिया और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स हुई? स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बदला गया, देश के गृह मंत्री को बदला गया, बक स्टॉप्स वेयर? कुछ नहीं। 3 दिन से विपक्ष बार बार एक बात चिट्ठी लिख करके और तमाम चीजें कह करके नीट के ऊपर चर्चा की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री ने वो ठीकरा भी विपक्ष के ऊपर ही फोड़ दिया आज, ये कहते हुए कि किसी को बख्शेंगे नहीं, और विपक्ष ने इस पर चर्चा नहीं होने दी सकारात्मक। कौन रोक रहा था? दोनों चेयर्स ने क्या कहा कि आप बोलते रहिए, हम रिकॉर्ड पे नहीं जाने देंगे। तो प्रधानमंत्री जी एक खास तरह के इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस को कहते हैं ना। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने अपने चारों तरफ एक आवरण बना रखा है। उसका सबसे बड़ा जो आवरण का जो वो है पहला तो मुखौटा है मीडिया, जो उनकी तरफ से दिन रात बैटिंग करता है। उसके बाद दोनों सदनों की चेयर्स का आपने रुख देखा होगा। एक सभापति ने तो कल कमाल ही कर दिया, उन्होंने कुर्सी पर बैठकर, आसन पर बैठकर आरएसएस के कसीदे पढ़ दिए। ये इस देश में भूतों ने भविष्य थे। वो इस बात पर पछता रहे थे कि मैंने प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग नहीं किया, मैं इतना लेट क्यों आया। क्या सदन का आसन ये बात कहने के लिए है? और उस संगठन के बारे में जिस पर 1 से अधिक बार इस देश में आजादी के तत्काल बाद गांधी जी की हत्या के आरोप में और तमाम मसलों के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है।
ऐसी स्थितियां क्यों क्रिएट की जा रही है? देखिए बुशरा जी, एक बात इस देश को समझनी पड़ेगी। मोदी जी के दो नैरेटिव, एक धर्म का नैरेटिव था जो राहुल गांधी ने परसों उधेड़ के रख दिया लोकसभा के अंदर, जिसके पीछे वो बार बार छिपते थे। उन्होंने बड़ी ही शर्मनिरपेक्षता के साथ उसकी बात को अर्थ का अनर्थ करते हुए अपने हिसाब से वोट दिया, जबकि उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में हिंसा के लिए, विभाजन के लिए और झूठ के लिए कोई स्थान नहीं, और आप जो है, आपके पास हिंदुओं का कोई ठेका नहीं है, ना बीजेपी के पास, ना आरएसएस के पास, और ना ही सरकार के पास। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात चलेगी नहीं, और कल इस पे पूरी तकरीर लोकसभा में कर डाली। दूसरा, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसपे वो बार बार अपोजिशन की बैशिंग करते हैं एक तरीके से, वो है सेना। सेना के नाम के पीछे ऐसे चुकते हैं प्रधानमंत्री, जैसे उनके पीएम बनने से पहले इस देश में सेना थी ही नहीं, या उसकी कोई अचीवमेंट थी ही नहीं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर ऐसी सेना थी जिसने समकालीन विश्व इतिहास के अंदर दुनिया का भूगोल बदल के दिखाया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। इस देश की वो सेना है। उस टाइम नरेंद्र मोदी कहीं आसपास नहीं थे, किसी भी अवस्था में नहीं थे वो। और इस देश की सेना ने 5 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़े। इस देश की सेना ने 2014 से पहले बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक किए, मैंने तो डिफेंस बहुत लंबे समय तक कवर किए, और घर में घुस के मारा। प्रधानमंत्री किन बातों में छाती पीटते हैं? सेना के ऊपर। सेना का ऊपर उनका एकाधिकार है क्या, या उनकी प्राइवेट लिमिटेड मोदी आर्मी है, जो बहुत बार बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि मोदी की सेना। अब तो कहना छोड़ देंगे, क्योंकि अब तो गठबंधन की सरकार है। अब तो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी भी बंद होगी, आपने देखा होगा। मैं, मेरा और मैंने भी कुछ कम हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। और राज्यसभा में आज एक चीज और देखी होगी आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा में जब मोदी बोलते हैं और लोकसभा में जब बोलते हैं, उन दोनों में अंतर देखा आपने? जैसे ही राहुल गांधी सामने दिखते हैं, ही लूजेस हिज बैलेंस, और वो अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगते हैं। आज राज्यसभा, क्योंकि उनके अंदर एहसास कमतरी है कहीं ना कहीं, द वे राहुल गांधी हिट्स हिम, तो एहसास कमतरी जो है वो उनको अपनी लाइन से, वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं। उस पद की कुछ गरिमा भी है। संसद के अंदर कुछ शब्दों की भी मर्यादा होती है। कल उन्होंने कितनी बार झूठ शब्द का प्रयोग किया, झूठ, विपक्ष के ऊपर झूठ। इस देश में झूठ का चैंपियन कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन संसद के अंदर अगर आप वो देखेंगे, संसद के जो वो है, उसके अंदर झूठ शब्द असंसदीय है। प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा कल, क्या स्पीकर साहब ने उनको हटा दिया क्या झूठ शब्द को? क्योंकि स्पीकर की सूची में ही है झूठ शब्द असंसदीय, उन्होंने ही किया है। तो क्या हटा दिया क्या? विपक्ष को वो परजीवी कह रहे थे बार बार, क्या हटा दिया क्या? विपक्ष के नेता को क्या कह रहे थे वो? बालक, बाल हट, पता नहीं क्या क्या। आपको याद दिला दूं, बाल बुद्धि। बाल बुद्धि। लंकेश जो थे रावण, वो उन्होंने भी राम को क्या कहा था? ये बालक। कंस भी कृष्ण को क्या कहते थे? बालक। और मोदी जी की जो आज फ्रस्ट्रेशन का कारण है, ये वही बालक है। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो नारा क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। और आज पूरी भाजपा तो कांग्रेस युक्त है, कंप्लीट भाजपा कांग्रेस युक्त है। 25% तो कैंडिडेट थे उनके, और कैबिनेट के अंदर जो, अगर दिल्ली की कैबिनेट देखेंगे आप सेंटर की, हर तीसरा व्यक्ति दल बदलू है। और वो कहां से आया है? मैक्सिमम कांग्रेस से आए हुए हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि जिस कांग्रेस को वो मटिया मेट करने चले थे, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, उन्होंने उसके खाते भी सील किए चुनाव से पहले, उसके पीछे एजेंसियां भी लगाई, उनके नेता को गन पॉइंट में दल बदलू भी कराया। उसके बावजूद भी उस पार्टी की सीट 99 में आ गई। मोदी जी की फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है, इसको समझना पड़ेगा। जिसको वो देश जी। को कांग्रेस मुक्त करने चले थे, वो कांग्रेस का भूत आज मोदी के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, और 240 पर आकर अटक गए। कल वो राहुल गांधी को क्या कह रहे थे कि 13 राज्यों में इनका खाता नहीं खुला। सुना होगा ना आपने? उन्होंने ये नहीं जी। बताया कि 10 राज्यों में भाजपा का भी खाता नहीं खुला, ये नहीं बताते। तो प्रधानमंत्री का जो काम करने का, जो बोलने की जो शैली है, जैसा आपने कहा, वो मोनोलॉग है। इंटरेक्शन उनको सिखाया नहीं गया, डिस्कशन उनको सिखाया नहीं गया, डाइसेंट उनको बताया नहीं गया। तो उनका तो एक ही रास्ता होता है, जैसे हम कई बार बात करते हैं, माई वे और हाईवे। इसके चैंपियन जरूर हैं, लेकिन अब जो बदले हुए समीकरण है संसद के अंदर, वो आपने कल भी देखा, वो आपने आज भी देखा। कल आपने हाथरस की घटना पे, बुशरा जी, 1 बजे हादसा हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र कब किया? 6 बजे के बाद। 5 घंटे तक इतना बड़ा हादसा। क्या वो मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या उन जो मरे, जो लोग हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, क्या उनकी मौत के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है?
आज जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बाबा के यहाँ हुआ वो बाबा एफआईआर में नेम्ड नहीं है, नामजद नहीं है एफआईआर में। तो ये सत्ता चला रहे इस देश के अंदर। और जो दावे किए, चाहे चल कल वो लोकसभा में किए, चाहे आज वो राज्यसभा में किए, आप किसी दावे को उठा करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो एक पूरा जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो एक असफल प्रयास है मुद्दों से भागने का। मणिपुर को एक लाइन में निपटा रहे कि वहां स्थिति सुधर रही है। सवाल ये वहां बिगड़ी क्यों थी, उसके लिए दोषी कौन था? वो ईमानदारी की बात करते हैं प्रधानमंत्री। वो भूल गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ अडानी का। आज तक सेबी ने उनको नोटिस भी दिया क्या? समकालीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा शेयर घोटाला है वो एक। जी। उसके बाद दूसरे पे आइए आप, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो खुलासा हुआ, हर हर एक बॉन्ड कोई कहानी कहता है, क्विड प्रो को, हर एक बॉन्ड, और वो सारी चीजें सामने आ गई। क्या हुआ उसका? मोदी जी का जो विकास सामने दिखता है आपको, वो हर दूसरे महीने तीसरे महीने दिल्ली एयरपोर्ट देख लिया, तमाम एयरपोर्ट आपने देख लिए, राम मंदिर का देख लिया आपने, वहां पे कैसे रामपथ देख लिया आपने। ये विकास करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से वो गारंटी किस बात की? 70 साल का हिसाब मांगते हैं, खुद का 70 दिन का हिसाब नहीं देते हैं। 70 दिन के अंदर ही तो होता है जो कुछ ये हुआ है। रामपथ को कितने दिन हुए? तमाम चीजों को देख लीजिए आप। तो मोदी जी ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो भी अब इन बातों को समझने लगा है जो इस चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। तो अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे बिटवीन द लाइंस, ही इज कंप्लीटली, मतलब नॉट एबल टू कनेक्ट विद द मासेस एज ऑफ नाउ, और ही हैज लॉस्ट द नैरेटिव। और अपने एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से सरकार बनी है, आपको जानकर हैरानी होगी, भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होती है, और एनडीए संसदीय दल के ही नेता है मोदी जी। ये असुरक्षा का भाव है उनके अंदर। क्यों, किस कारण से है, वो बेहतर जानते होंगे। 56 इंची प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के सांसदों की मीटिंग नहीं करता अकेले में, एनडीए का नेता बनता है। ये उनकी बहादुरी का एक नमूना है। ऐसे नमूने बहुत है, चाइना का नाम नहीं लेते, लद्दाख का नाम नहीं लेते, तमाम चीजें हैं। लेकिन मोदी जी हैज लॉस्ट द नैरेटिव कंप्लीटली, और ये सारा देश देख रहा है। वो किसी भी मुद्दे को, जो विपक्ष ने, किस मुद्दे को उन्होंने एड्रेस किया बता दीजिए। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने 20 मुद्दे उठाए थे, 12 तो उन्होंने उसमें से एक्सपंज करा दिए और बाकी का जिक्र नहीं किया, और जो मर्जी आए बोलते रहे। आज भी वो, कल भी क्या कर रहे थे, आज भी वो क्या कर रहे थे? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, 90% भाषण कांग्रेस पे होता है। तो ये क्या है? ये मोदी जी की विचार की है। और जो एनडीए इंडिया गठबंधन के अलायंस हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। क्यों? उनको कहीं अभी भी उम्मीद है कि उनमें से कल को जरूरत पड़े तो 2-4 लोग आ जाए। तो ये उनकी उम्मीद कभी पूरी होने वाली नहीं। जो इंडिया अलायंस है, वो सारे के सारे लोग सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनको पता है कि मोदी का जो असल्ट है, उससे बचना है तो इकट्ठे होना पड़ेगा। और उनमें से कोई व्यक्ति इधर आने वाला नहीं है, मोदी जी कितने ही डोरे डाल रहे। है और अगर ऐसा होता तो इंडिया गठबंधन इलेक्शन से पहले ही टूट सकता था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, कल आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, आज आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा राज्यसभा में, अगर आपको वक्त मिल पाया, और उससे पहले आपने राहुल गांधी को सुना, आपने अखिलेश यादव को भी सुना, और तमाम विपक्ष के नेताओं को आपने सुना। जहां एक तरफ विपक्ष मुद्दों की राजनीति कर रहा है, तथ्यों पर आधारित बात कर रहा है, सरकार को जवाबदेह बना रहा है, सरकार से ये पूछ रहा है कि 10 साल जो आपने अपना राग, अपनी ढपली जो बजाई है, और आज जब विपक्ष मजबूत है तो विपक्ष आपसे जनता के सवाल पूछ रहा है, उसके जवाब दीजिए। लेकिन भाषण में क्या मिलता है? भाषण में मिलता है राहुल गांधी का मजाक, उनको बाल बुद्धि बताते हैं, और बाल बुद्धि बताकर वो बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, जिनका सबसे ज्यादा क्यूरियस माइंड होता है, सबसे ज्यादा डेवलप माइंड होता है, उनको ये कह रहे हैं कि वो बाल बुद्धि, यानी कि उन बच्चों का एक तरह से मजाक, अपमान वो कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसते हैं, इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, 84 की याद दिलाते हैं, लेकिन अपने दौरान 2002 से लेकर अब तक जो जो घटित हुआ वो सब कुछ भूल जाते हैं। उस सब की कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। उस सब पर अगर मणिपुर की भी बात करते हैं तो ये बताते हैं कि कांग्रेस ने, देखिए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया था। और अगर किसी और की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, तो कहते हैं कि चर्चा नहीं होनी थी विपक्ष ने। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़े, लोकसभा में उन्हें शोर शराबा करना पड़े अपनी बात को सुनाने के लिए, ये
पूरा का पूरा जो जो पूरा सिस्टम है इसको किधर जाता हुआ आप ये देख रहे हैं? और क्या आपको जब ऐसे में विपक्ष मजबूत है तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री भले ही अपनी वाहवाही कर रहे हो लेकिन वो बहुत मजबूर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, बहुत डिपेंडेंट प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री जी पर बात करना सामान्य नहीं है, क्योंकि वो भी सामान्य नहीं है। वो अवतारी लोग होते हैं तो उन पे बात करने से डर लगता है, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो उचित करते हैं, वो गलत कभी कुछ करते नहीं। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि राजतंत्र की बजाय देश में लोकतंत्र है और देश संविधान से चलता है। भले ही इस बात को संविधान बदलने वालों को ही हमें समझाना पड़े, लेकिन जनता सबसे बड़ी होती है। नेता में आत्मविश्वास हो वो एक बात है, आत्मविश्वास जब अहंकार में तब्दील हो करके तानाशाही का रास्ता अपना लेता है, फैसला सुनाती है। और इस बार जनता ने जो फैसला सुनाया है उससे दिन बदल गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन बुरे हो गए उनके, कभी आदत नहीं रही इतना मजबूत विपक्ष झेलने की। कमजोर विपक्ष मिला, गुजरात गए तो जब भी मुख्यमंत्री रहे ताकतवर सरकार चलाई। सामने विपक्ष में एक तो कोई होता नहीं, और विपक्ष अगर कोई बनता है तो फिर वो बनने नहीं दिया जाता है, उसे कमजोर, उसे तोड़ करके, उसकी आवाज दबा करके। यानी ताकत इतनी हुआ करती थी कि ये सब कभी झेला नहीं। लोकतंत्र के रास्ते राजा बन गए, लेकिन राजा ही समझ गए खुद को। जनता ने थोड़ा ये समझाया कि नहीं, जनता बड़ी होती है, और 400 पार का दावा करने वालों को भी 240 पर रोक करके सहारे की बात जरूरत रहती है, और सहारे से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक ये पृष्ठभूमि है। अब इस पृष्ठभूमि में सामने ताकतवर विपक्ष है, और दूसरी बात, केवल संख्या की ताकत उसके पास नहीं है, उसके पास जनता की ताकत है। जनता के मुद्दे पर राजनीति करना इस विपक्ष ने अपना नैरेटिव सेट किया है। उसने इस देश के संविधान को अपना नैरेटिव का कोर बना दिया, और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में आरएसएस के सामने खड़ा कर दिया। अब आरएसएस देश दुनिया में अगर किसी से डरता है ना, तो वो हिंदू होने की पहचान के भीतर से जो चुनौती उसे मिलती है सामाजिक न्याय की राजनीति से, केवल उसी से डरता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि ये बीजेपी वाले नफरती और हिंसक होते हैं, तो उनको लगता है कि पूरे हिंदू समाज को, लेकिन पूरा हिंदू समाज वही नहीं है। हिंदू होने का एक तो हिंदू शब्द का डिस्कोर्स बड़ा अलग है, और हिंदू का डिस्कोर्स ये है जिसे ये सब मिलाकर कहते हैं। उसमें कबीर भी आते हैं, उसमें षट दर्शन में पदार्थवादी और ज्ञानवादी और दर्शन आते हैं जो विरोध करते हैं अवतारवाद का, पाखंड का, अंधविश्वास का। वहां बाबाओं में केवल वैसे ही बाबा नहीं पाए जाते जो बलात्कार के आरोप में जेल में जाएं, हत्या के आरोप में जेल में जाएं, या बिना किसी तरह के अंधश्रद्धा फैलाते रहें और सैकड़ों लोग भगदड़ में मर जाएं। इस देश में बाबाओं का बिजनेस चलता है। देखिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि एक बाबा जो पर्ची बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, उसको सरकारें इतनी पुलिस और प्रशासन का सुविधा देकर के बड़े बड़े कार्यक्रम कराती हैं, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं, बड़े बड़े एंकर उनका इंटरव्यू लेते हैं कि साहब हुजूर में नूरानी ताकत उतर गई है। ये जब पर्चा बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की सारी समस्या को निपटा देंगे। उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी अपनी समस्या, अपने जीवन की समस्या क्या होती है। तो ये बिजनेस है। तो सरकारें इस तरह से काम करती रहती हैं। असल में जब ये सारी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सोशल जस्टिस का नैरेटिव जब आता है, तो वो कहता है कि नहीं साहब, हिंदू होने का धर्म वही नहीं है जो आप कहते हैं। ये सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कहती है कि आपने कथित तौर पर अपने को बड़ा और बाकी लोगों को पशुवत जीवन के लिए लाचार किया, मंदिर नहीं जाने दिया, मूछ रखने पर मारा, घोड़ी चढ़ने पर मारा, उनका घर गंगा जल से धुलवाया। वो अगर पिछड़ी जाति में आते हैं, भले ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उनका घर गंगा जल धुलवाते हैं, मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाते हैं। आप एहसास कराते हैं, एहसास एक कमतरी, कि अगर आप दलित हो तो दलित की तरह रहो, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी की तरह रहो। ये सबसे बड़ा चैलेंज आरएसएस को आइडियोलॉजिकली मिलता है।
और जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, मानववादी पॉलिटिक्स है, उसमें कबीर है, रैदास है, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, अंबेडकर, फूले पेरियार, एक मानवीय बोध का फिलॉसफी है। विपक्ष ने इस मानवीय बोध वाली फिलॉसफी को पकड़ लिया, हिस्सेदारी का सवाल पूछ लेती है और उन सवालों पर राजनीति विपक्ष कर रहा है। अग्निवीर, पेपर लीक, किसानों का कर्जा, ये विपक्ष के मुद्दे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को इन सब में से किसी की आदत नहीं रही है। वो पार्टी में भी एक छत्र अकेले रहते हैं, उनके बगल में कोई गडकरी आए और थोड़ा सा एक दो बयान दे तो द्वारिका कॉरिडोर का मामला खुल जाता है, फिर वो पता नहीं इतने परेशान हो जाते हैं कि अब बोलना बंद कर देते हैं। उनके आसपास कोई भी बोलने वाला रहे, कब वो मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, कब वो पार्टी में मार्गदर्शक मंडल में चला गया, उनके 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 उनसे ना इत्तेफाकी रख करके आप उनके साथ नहीं सांस ले सकते। अब विपक्ष इतना ताकतवर सामने आया है कि राहुल गांधी का एक भाषण इतना भारी पड़ा कि 2 बार खुद खड़ा होकर के इशारा करना पड़ा, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान किया गया है, ये गंभीर बात है। नहीं साहब, आपकी गलतफहमी है कि आप अपने को हिंदू समाज का पर्याय बना चुके हैं। वो जो हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ये इस देश में सूफियों की परंपरा, संतों की परंपरा रही है जो जानती है कि पाखंड अंधविश्वास ये सदन के भीतर हो रहा है। अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र ने एक तंत्र बनने से रोक लिया इस देश को, और मैं मतदाताओं का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस देश को तानाशाही रास्ते में जाने पर बचा लिया। और ये देखो, अयोध्या से एक मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं, सांप्रदायिकता के रथ को रोकने के लिए एक अयोध्या काफी है। और भाई वो खड़े हो जाते हैं, अवधेश प्रसाद जी हाथ जोड़ करके 2 बार घूम जाते हैं। पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता पक्ष केवल अवधेश जी का चेहरा देख करके सदमे से नहीं उबर पा रहा है। ये हाल हो गया। एक दलित समाज का आदमी है, वो सामान्य सीट पर लड़े और अखिलेश यादव के पीडीए ने उसे जिता दिया। राहुल गांधी ने कहा नमस्कार, उन्होंने कहा यहां से शुरू करते हैं, और नमस्कार और शाबाश। ये तो मोदी जी को इनमें से किसी चीज की आदत नहीं है, इसलिए वो लाचारी, बेबसी, चुटकुलों में उभर के आ गई। क्या शोभा देता है? चुटकुला सुना रहे हैं आप? बाल बुद्धि किस बात के लिए? कोई भी देश का सामान्य विवेक संपन्न व्यक्ति होगा तो यह सवाल जरूर कहेगा कि बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है हिंदू का नाम लेकर। वाक्य ये बोला गया, और प्रधानमंत्री इसको फैला रहे हैं अपने सो कॉल्ड जो ट्रोल आर्मी से कि पूरे हिंदू समाज का अपमान हो गया। अब इम्तिहान इस देश का है, क्या देश को इन 2 वाक्यों के बीच राजनीति का फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो ये बात। दूसरी बात कि मुद्दे पर जवाब है नहीं, मणिपुर पर जवाब है नहीं, महंगाई पर जवाब है नहीं, जाति जनगणना करानी नहीं है, पेपर लीक रोक नहीं पा रहे, सरकारें फेल हो रही हैं, अहंकार चूर हो गया अयोध्या से लेकर इलाहाबाद तक में, हर जगह। इसलिए अब बचा क्या है? एक झूठा आत्मविश्वास। 100 साल पुराने इतिहास को बार बार याद करना कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया कांग्रेस ने। आप क्या कर रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर के विचार के खिलाफ अगर इस देश में कोई है तो वो आरएसएस और बीजेपी है। माथे से संविधान आपने भी लगाया और दूसरे ने संविधान हाथ में लेकर शपथ दे दी तो माथे पर लेकर नाच रहे हैं। ये भाषा प्रधानमंत्री की होगी कि संविधान हाथ में लेकर नाच रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं? ये इसलिए अब मुझे लग रहा है, आखिरी मेरा कंक्लूजन ये दिखता है, जनता के मुद्दों को विपक्ष ने जो पकड़ा है वो सबसे ताकतवर और इस देश के लिए खूबसूरत चीज है। नंबर 1, विपक्ष ताकतवर हुआ है और सच और मानवता के पक्ष में है, जनता के मुद्दों के पक्ष में है। नंबर 2, इन दोनों को मोदी जी और बीजेपी झेल नहीं पा रही और न झेल पाएगी। अब ये अच्छा, एक छोटा सा, चूंकि इस बात को समझे, एक लोकसभा अध्यक्ष बिठाया गया और एक है राज्यसभा में सभापति बेचारा भूल जाते हैं कि वो आरएसएस के कैडर बन के वहां नहीं बैठे, लेकिन अब सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब बोल पड़ते हैं कि मैं भी आरएसएस का कैडर रहा हूं, एक मानववादी संगठन। यही तो हम कह रहे हैं कि देश भर में हर बड़ी कुर्सी पर आरएसएस का कैडर भर दिया गया जो इस लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, और वो एक पक्ष ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष, अब तो लोग सोशल मीडिया पर, देखो अब आपने इस्तेमाल किया तो अच्छा लगता है, अब तो लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो केवल झुकते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, और जब विपक्ष की तरफ देखते हैं तो वो गुस्से से तन जाते हैं। अब ये देश की जनता भी देख रही है। तो मोदी जी को कतई इस बात की आदत ही नहीं रही है कि कोई ताकतवर विपक्ष हो।
अब ये खूबसूरत हुआ इस देश के लिए कि एक ताकतवर विपक्ष आया है। तो बहुत दिन चुटकुलों से, अतीत की गलतियों को याद दिलाने से कोटा पूरा होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी सदन चलेगा, बीजेपी के और भी बुरे दिन आने वाले हैं, बशर्ते विपक्ष पूरी तैयारी के साथ ऐसे ही अपने जनता के मुद्दों पर खड़े हैं। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल। लग रहा है विपक्ष के तेवर उसी तरह के लग रहे हैं। विपक्ष के तेवर बहुत कड़े हैं, बहुत तेज हैं और वो अपना मोमेंटम नहीं तोड़ने देना चाहते हैं। और ये हमने लगातार देखा जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया और उसके बाद से तमाम तरह की कोशिश की गई उसे तोड़ने की, उसमें दरार डालने की, सब कुछ करने की, लेकिन फिर भी एकजुट रहा और उसके बाद एकजुट होकर उसने चुनाव लड़ा। चुनाव के जो नतीजे आए वो उनके लिए उत्साहवर्धक थे। जाहिर सी बात है इस तरह के नहीं थे कि वो सरकार बना पाते, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस थी, जो तमाम कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो जिस तरह से जिन चीज का दुरुपयोग किया गया और उससे ऊपर चुनाव आयोग की जो भूमिका रही, उस सब के बीच भी अगर विपक्ष ये नंबर लाने में कामयाब हो पाता है, तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अब कह रहे हैं कि ये उनकी मॉरल विक्ट्री है, तो वाकई में ये उनकी मॉरल विक्ट्री ही है जिसका जश्न वो मना रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री के हिंदू हृदय सम्राट, 56 इंच की छाती, इस सब की हार है। इसीलिए जो विपक्ष है वो इसका जश्न मना रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हेमंत अत्री जी, हमने देखा चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया, विपक्ष के लिए किया, शोले की मौसी की एक्टिंग वो करते हुए नजर आए, उसको उन्होंने कोट किया। हमने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखा कि मर्यादा क्या होती है भाषा की, शायद इसके बारे में वो जानते ही नहीं है। और ऐसे में ओम बिरला को क्यों बनाया गया है लोकसभा स्पीकर, ये भी समझ में आया कि जब विपक्ष के नेता बोले तो वो किस तरह से अपनी आईब्रोज को अप करके और नॉस्ट्रल्स को फ्लेयर करके और किस तरह से उनको बैठ जाने की बात करते हैं और बार बार टोकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं तो वो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर हंस हंस के उनकी बातों को सिर्फ सुनते रहते हैं। वही हमने राज्यसभा में भी देखा। आने वाला सत्र यानी कि मॉनसून सत्र होगा और ऐसे में यानी कि आने वाले सत्र में भी बहुत ही कड़े तेवर विपक्ष के देखने के लिए मिलेंगे, ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो 4 राज्यों में होने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, राहुल गांधी को कोस रहे हैं, कह रहे हैं अग्निवीर की योजना है वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, आपको नहीं लग रहा कि आने वाले राज्यों के चुनाव में भी उनको इसी तरह से मुंह की खानी पड़ सकती है? आखिर किस गुमान में है नरेंद्र मोदी, या फिर इसके अलावा उन्हें और कुछ करना आता ही नहीं है, वो मजबूर हैं अपनी आदत से और इसीलिए उसी धुरी पर वो अटके हुए हैं, उससे आगे पीछे वो जा ही नहीं पा रहे हैं? ये जो सदन जो इस बार चला, जो ओपनिंग सेशन था राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के, सबसे खराब बात ये प्रधानमंत्री का रुख, प्रधानमंत्री की भाषाई संवेदना, उनकी मर्यादा, वो सारा एक पक्ष है। लेकिन जो दोनों चेयर्स का रुख रहा वो एक बहुत ही पूरे देश ने देखा कि दोनों चेयर्स ने बैटल लाइंस ड्रा कराने में, दोनों पक्षों के बीच झगड़ा कम कराने की बजाय बैटल लाइंस ड्रा कराने में चेयर की भूमिका सारे देश ने बिल्कुल साफ देखी। जिस तरीके का पार्टीजन एटीट्यूड राहुल गांधी पे जब कल किस तरीके से भड़के थे, अगर आपने सुना स्पीकर जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया था कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप ये हैं, आप, मतलब वो भाषा कुछ दिन पहले उन्होंने हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ ये हरकत की थी, बैठ जाइए। तो ये जो उसके बाद जो उनका जो पार्टीजन एटीट्यूड है ये कुछ कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि इस बार पूरे जो 5 साल सदन चलने वाला है वो बहुत स्मूथ नहीं होगा और दोनों की दोनों चेयर को अपना रुख बदलना पड़ेगा और नहीं तो वो भी कष्ट में आ सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं। जिस तरीके का उन्होंने विपक्ष को टारगेट करने का मोदी करते हैं वो एक अलग चीज है, पॉलिटिकल है, लेकिन चेयर का काम है बैलेंस करने का, सबको समान अवसर देने का। लेकिन वो बिल्कुल साफ साफ पार्टीजन दिखते हैं और टू दैट एक्सटेंट कल सभापति ने तो जो किया खड़गे और जयराम रमेश के बीच में लड़ाई लगाने का, वो भी सारे देश ने देखा और उसका बहुत माकूल जवाब भी खड़गे साहब ने दे दिया। तो एक तो जो बैटल लाइंस ड्रा कराई गई हैं, आमतौर पे चेयर उसको थोड़ा सा डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, यहां उल्टा हो रहा है। यहां बैटल लाइंस ड्रा कराने में चेयर का इफेक्टिव रोल दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो अनफॉर्चुनेट है, पहली बात। तो दूसरी बात, आपने 4 राज्यों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। इन चारों राज्यों की आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे
तो आपको साफ समझ में आता है। कश्मीर के अंदर तो आपको ध्यान होगा 3 सीटों के ऊपर बीजेपी, कश्मीर का सारे देश में वो पीटती है ढोल, कश्मीर की तीनों सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट तक नहीं उतारा। ये उनकी असलियत है। ये मीडिया ने किसी को बताया नहीं, गोदी मीडिया ने, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तीनों में बीजेपी उतार की तरफ है। और हरियाणा में तो इस बार मोदी के चुनाव के बावजूद 20% लॉस हुआ है बीजेपी को वोट शेयर के अंदर, और कांग्रेस का वोट शेयर 22% बढ़ा है। और ऐसे ही महाराष्ट्र में आपने देखा, जो महाराष्ट्र में जो इनकी गत बनी है। तो मोदी जी को जो कुछ दिख रहा है वो और फ्रस्ट्रेटिंग है। और अब वो क्या करेंगे, उनके पास टेस्टिंग फॉर्मूले क्या है? सीबीआई का प्रयोग, ईडी का प्रयोग, नेताओं को चूड़ी टाइट करना, जो भी अपोजिशन के होंगे। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से दल बदल कराया गया। जो झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन 3 महीने तक जेल के अंदर रहे। हाईकोर्ट कहता है कि उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता है, उनके खिलाफ सबूत ही नहीं। मैं तो चिंता इस बात की कर रहा था कि जिस मुख्यमंत्री को 3 महीने तक बिना सबूत के अंदर रखा जा सकता है, तो हम सब का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। और खासतौर पे जो 3 नए कानून लाए हैं, न्याय संहिता, दंड संहिता, पता नहीं क्या क्या करके, मुझे लगता है विपक्ष आने वाले दौर में सबसे बड़ा जो असली जो इशू होगा वो ये होगा। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके के प्रोविजंस कर दिए हैं, अंग्रेजों के तो काले कानून थे या नहीं, इनके जो प्रोविजंस है तमाम, वो काले कानून जरूर है। तो विपक्ष को जो, जैसा लक्ष्मण यादव जी कह रहे थे कि जो उन मुद्दों के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी का आएगा, वो ये मुद्दा भी आएगा। जो 3 कानून जो होच-पोच में लागू किए हैं इन्होंने, अपोजिशन को सस्पेंड करके किए हैं, उनके फॉल आउट सामने आएंगे कि कैसे 15 दिन जो मैक्सिमम पुलिस कस्टडी थी उसको 90 दिन कर दिया गया, और उसके अंदर तमाम तरह के ऐसे प्रोविजंस डाल दिए गए कि आप कहीं घूमते रहिए, कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो विपक्ष को एक इस मुद्दे को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा। आप जो भाषा की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा कि विपक्ष झूठ बोलता है। विपक्ष ने सारे देश की महिलाओं को 8,500 रुपए देने की बात कही, और महिलाएं बेचारी इंतजार करने लगी लाइनों के अंदर। वो वायदा कब था? वो एक चुनावी वायदा था। अगर सरकार में आते तो वो करते ना करते तब देखते हम। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा, संयम, शालीनता कोई मतलब नहीं। उनको कहना था, उन्होंने कह दिया। लेकिन कोई प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि झूठ तो 2 करोड़ रोजगार का था, जिसपे आप आज तक नहीं बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात 2014 में की थी ना। पूरे कैंपेन में प्रधानमंत्री के मुंह से आपने 2 करोड़ रोजगार का नाम सुना हो। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, 15 लाख खाते में यूं ही आ जाएंगे। इन्होंने तो 8,500 रुपए कहे थे हर महीने, आपने तो 15 लाख कहे थे। कहां है वो? आपने काला धन वापसी की बात की थी, कोई एक नया पैसा आया क्या? आपने हर घर को छत देने की बात कही थी, कितने घर लोगों को छत मिल गई? चला गया समय। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था 2022 तक, आज 2024 है, कितने किसानों की आय दुगनी होगी? 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे आपने, एक का नाम बता दीजिए। 100 छोड़ दीजिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। बनारस के अंदर जो विकास की दुर्गति हो रही है, आपने अयोध्या के अंदर देखी, दिल्ली एयरपोर्ट देखा, तमाम एयरपोर्ट देखे, मध्य प्रदेश के अंदर तो देखा आपने महाकाल कॉरिडोर में मूर्तियां कैसे उड़ी जा रही थी। ये कौन सी चीजें हैं? इन पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री। ये हाल की चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री के ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सवाल उठाता है तो वो एक्सपंज हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, राहुल गांधी ने जो परसों अडानी और अंबानी का नाम लिया था, उसको भी एक्सपंज कर दिया गया फिर से। अडानी और अंबानी असंसदीय शब्द है क्या? स्पीकर बता तो दे क्यों हटाया उनका नाम, कोई कारण तो होगा। जवाबदेही तो सदन की भी होगी। जो मर्जी आए हो रहा है देश के अंदर, और विपक्ष को यही बात, इसी को नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा इस बार, बहुत दुर्भाग्य के साथ उन्होंने आम आदमी का कोई मुद्दा नहीं छेड़ा। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, जो पूरे देश के अंदर हालत है, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, किसी मुद्दे को मोदी ने नहीं छेड़ा। फिर भी उन्होंने जो अपनी भक्त मंडली बताई, उनकी भक्त मंडली को वही नैरेटिव चाहिए जो वो बोलते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। विभाजनकारी, हिंदुओं को फलाने से लड़ाना, कहीं जात धर्म पे लड़ाना, कहीं क्षेत्रवाद पे लड़ाना। ये बात विपक्ष को और ज्यादा मजबूती के साथ एम्फेटिकली कहनी पड़ेगी, और विपक्ष को अपना घर जो है वो भी ऑर्डर में लाना पड़ेगा। खासतौर पर हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर, जहां पर कांग्रेस बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे खड़ी। सरकार पिछली बार भी बनते बनते बची थी, इस बार भी वही स्थिति है। तो कांग्रेस को अपना भी घर इन ऑर्डर लेना पड़ेगा, और जो चुनौतियां हैं मोदी के जगरनॉट की, उसको भी देखना पड़ेगा। 2 लेवल पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
और सारे का सारा जी। दारोमदार केवल राहुल गांधी पर आकर टिक गया है। अब देखना है कि वो यहाँ से कैसे चलते हैं अपने इंडिया अलायंस को भी लेकर के और पार्टी को भी लेकर। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बात है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विपक्ष के सामने भी चुनौतियाँ हैं। विपक्ष के सामने चुनौतियाँ ये हैं कि वो कैसे क्रेडिबल बने रहें लोगों के सामने। वो कैसे ये लोगों को ये यकीन दिलाते रहें कि आपके जो मुद्दे जो दबाए गए, उन सब की आवाज़ विपक्ष के तौर पर हम बनकर सामने आते रहेंगे और सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घुटनों पर लाएँगे। क्योंकि देखिए अभी 240 हैं बीजेपी के पास नंबर, लेकिन आपको भी पता है और हम सबको पता है कि जिस तरह की उनकी तमाम कारकर्दगियां रही हैं, वो ये चाहेंगे कि वो 272 जल्दी से जल्दी कर लें ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें, ताकि मोदी जी को इस तरह से जवाबदेह ना बनाया जा सके, ताकि मोदी जी फिर से मोदी मोदी के गुणगान कर सकें, ताकि मोदी जी फिर से कहें मोदी की गारंटी है, ताकि मोदी जी फिर से कहें एक अकेला सब पर भारी है, 56 इंच हिंदू हृदय सम्राट। जो तमाम अल्फाज अभी उनके मुंह में आके हलक में चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, वो बाहर लाने के लिए जो उत्सुक हुए हैं वो सब चाहेंगे। ऐसे में विपक्ष के पास चुनौतियों के अंबार हैं। अपने नंबर को इंटैक्ट रखना, अपनी पार्टियों को इंटैक्ट रखना, उसके साथ साथ ये भी अपॉर्चुनिटी देखना कि क्या अगर टीडीपी और जेडीयू, खासतौर पे जेडीयू बहुत विचलित नजर आ रही है। गवर्नर से मुलाकात भी की है नीतीश कुमार ने। एक उन्होंने यहाँ पर जब कार्यकारिणी की बैठक की तब उन्होंने एक लंबी फहरिस्त भी दी है सरकार को, ये भी कहा कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी कि हमें ये सब कुछ दिया जाए। ऐसे में ये भी देखना कि क्या कोई प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं कि जिससे हमें सरकार बनाने का मौका एक बार मिल जाए। तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ वो मीडिया, तमाम बीजेपी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी, और आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पूरी छूट दी हुई है तमाम एजेंसीज को खुलकर काम करने की कि वो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे। वो एक लफ्ज लगाना भूल गए जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो ये लफ्ज लगाना भूल गए, क्योंकि लगातार हमने 10 साल में देखा कि किसके ऊपर नकेल कसी गई है। इन सबको आप कैसे देख रहे हैं और आने वाला वक्त विपक्ष के लिए कैसा है, कितना चुनौतियों भरा है? जी, ये जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर केवल सीटों की संख्या बढ़ करके जो एक मौका मिला है, उससे ज्यादा ये जिम्मेदारी मिली हुई है। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और विपक्ष जितना इस जिम्मेदारी को गंभीरता से उठाएगा, विपक्ष जनता के बीच जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा, केवल सदन में नहीं, सड़क पर भी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा बेलगाम हो जाती है। तो सदन के भीतर तो विपक्ष ने अपना तेवर दिखाया, जो बहुत काबिले तारीफ है। अच्छा है कि सरोकारी विषयों पर, जैसे राहुल गांधी ने इस हिंदुत्व के नैरेटिव पर चोट की, तो एक नैरेटिव सेट किया गया। थोड़ी तैयारी और रखनी थी कि उसको दुरुपयोग उसका ना हो, क्योंकि बीजेपी तो तैयार है। वो आपके सकारात्मक या सवालों पर कभी बात नहीं करेंगे। वो मौका ढूंढेंगे कि कहां सवाल पूछने वाले को ही घेर लिया जाए, ताकि सवाल पर देश में चर्चा ही ना हो। वो बार बार यही करेंगे। इसलिए उसकी तैयारी और बेहतर होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने जैसे ईवीएम वाली बात की, वो बहुत शानदार है, जिस पर देश में बहुत कम बात हुई। वो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि हम जीत के आए, फिर भी ईवीएम पर यकीन हमें नहीं है, और हम 80 की 80 सीटें जीत जाएं तब भी हम ईवीएम पर यकीन नहीं करेंगे। हम ईवीएम से जीत कर आएंगे और उसके बाद ईवीएम हटाएंगे। ये एक बहुत बहुत गजब का एक मील का पत्थर विषय है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब ये वो मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी घिर जाएगी। ये हमेशा के एक बहुत थ्योरेटिकल मुद्दे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, कास्ट सेंसस, सामाजिक न्याय के सवाल, विपक्ष इन पर खूब तैयारी करके अपनी बातों को रखे और काम करे सदन के भीतर। सड़क पर जाकर के अब विपक्ष को और ताकत के साथ सत्ता पक्ष को घेरना होगा, क्योंकि मीडिया, अब मैं कई बार ट्विटर जब देखता हूं, तो ट्विटर तो एक निजी स्पेस होता है ना, हर पत्रकार का, हम लोगों का भी, सबका। सोशल मीडिया हमारा है। हम जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं किसी टीवी चैनल का एंकर हूं,
तो चैनल का एंकर होने के नाते एक बार जावेद अख्तर ने बहुत अच्छा एक एंकर को समझाया था। हालांकि वो बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो सिल यानी पत्थर पर रस्सी से निशान तो पड़ सकता है, लेकिन आप इस देश के टीवी एंकरों को सुधार दें, संभाल दें या उनको गलती का एहसास करा दें, यह असंभव है। और ये कोशिश कई कई बार की गई। एक बार अखिलेश यादव ने एक टीवी एंकर को ईमानदार 2-3 बार बोल दिया, वो नाराज हो गई कि हम खुद ही अपने को ईमानदार नहीं मानते, आप क्यों बार बार ईमानदार बोल रहे हैं। ये हालत टीवी चैनलों की। तो मैं जब एक चीज देखता हूं, जैसे मैं अभी आप बातचीत हो रही थी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जब भी बीजेपी का कोई स्टैंड होगा किसी मुद्दे पर, बीजेपी जिस भाषा में जवाब देगी, बीजेपी जिस नैरेटिव पर बात करेगी, 99% ये टीवी एंकर उसी भाषा में अपना निजी ट्वीट करेंगे, वो अपना सोशल मीडिया एक्सप्रेशन करेंगे। अव्वल तो ये कि मोदी जी कहेंगे इंडिया अलायंस, तो न्यूट्रल सेंट्रल बैठे हुए पत्रकार भी इंडिया अलायंस बोलेंगे। तो ऐसी मीडिया जब आपके सामने एक चुनौती बन के खड़ी हो, जो मीडिया जनता के खिलाफ खड़ी हो, विपक्ष को अब इसका भी अंदाजा रहेगा कि वो मीडिया आपके मुद्दों को नहीं उठाएगी, वो आपकी छवि को खराब करेगी, वो आपके नकारात्मक खबरों को दिखाएगी, वो आपके सवालों पर कभी बात नहीं करेगी। तो जो जिम्मेदारी की आपने बात की, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए विपक्ष के पास दो रास्ते होते हैं किसी भी दौर में लोकतंत्र, संसद और सड़क, जहां पर वो लड़ते हुए नजर आते हैं। वो लड़ते हैं कि हम जनता की आवाज हैं, वो लड़ते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए आपके सामने खड़े हैं और हम सबूत दे रहे हैं कि कैसे आप संविधान विरोधी हो, कैसे आप देश में मानवता विरोधी हो, न्याय विरोधी हो। ये एक तैयारी संसद और सड़क दोनों पर एक विपक्ष के नेता को करनी होती है। और दूसरी, इस संघर्ष की तैयारी विचारधारा के आधार पर की जाती है, जनता के बीच जाकर की जाती है, जनता को ट्रेंड किया जाता है, जनता को जागरूक किया जाता है, जनता को गोलबंद किया जाता है। सत्ता पक्ष जनता को बांटेगी, विपक्ष जनता को जोड़े। सत्ता पक्ष असली मुद्दों से भटकाएगी, विपक्ष जनता को असली मुद्दों पर गोलबंद करे, तब सड़क के संघर्ष और मजबूत होंगे। छोटी जैसे एक गोलबंदी बनी हुई ना, जैसे बहुत अच्छा राहुल गांधी ने कहा इंडिया अलायंस आपको गुजरात हराएगा। अब ये सब सुन के मोदी जी को रात भर नींद नहीं आई होगी। अब वो सोचे होंगे करें तो करें क्या। खुल करके वो कहते हैं अवतार हुआ है, एक दिन परमात्मा ने एक क्लिक खटाक से किया कि नोटबंदी कर दो 8 बजे। अब ये वो हमले थे जो मोदी जी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब अखिलेश यादव ने खड़े होकर के कहा कि मैं अयोध्या से एक पैगाम ले आया हूं, और बगल में अवधेश प्रसाद खड़े हो गए। अब ये मोदी जी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि जिस अयोध्या पर पूरी पॉलिटिक्स हुई, वहीं अयोध्या के अवधेश प्रसाद खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई आपकी मोदी जी आपकी 6 महीने पहले बनाई हुई दीवार एक बारिश में गिर गई। मोदी जी आपका रामपथ एक बारिश में इतने गड्ढे हो गए। मोदी जी वहां किसानों का जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, अयोध्या के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव बिक रही। मोदी जी वहां कीचड़ भरा है अयोध्या में राम मंदिर के। अब कैसे ये सब झेले। तो ये ताकत इन लोगों ने दिखाई। अब एक आखिरी बात, विपक्ष को पता है कि सारी लड़ाई विमर्श की, नैरेटिव की, विचारधारा की, विचारधारा पर अडिग रहना होगा। अखिलेश यादव अगर पीडीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो संविधान की बात करता है। ये नैरेटिव तो देखिए सेट हो गया। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि 1 इंच भी इस नैरेटिव से पीछे ना आए। अब चलिए गांव गांव सम्मेलन करिए, संविधान सम्मेलन, गांव गांव चल के लोगों को जागरूक करिए कि संविधान नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा, और कैसे संविधान के रहते हुए संविधान को कमजोर किया जा रहा है, कैसे ईडी सीबीआई जैसे में ट्रेंड करना होगा हमें अपने समाज को। ये सब बाबा लोग क्या करते हैं, चूंकि हाथरस की बहुत दुखद घटना हुई है और लापरवाही है सरकार की। इस देश में सरकार को पता होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, और ये पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। लेकिन पता है जिस देश में ना गरीबी, भूखमरी, बेकारी, अशिक्षा, अंधविश्वास होता है, वहां ऐसे लोगों की चीजें बहुत ज्यादा फैल जाती। तो सरकार, राजनीति, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को जागरूक करे, जनता को सजग करे, अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकार जो छीने जा रहे हैं इनसे गोलबंद करे। समाज का दीर्घकालिक फायदा इसमें है। समाज का दीर्घकालिक फायदा अपने विपक्षी नेता को
बाल बुद्धि कहकर नहीं है, इससे देश का भला नहीं है। देश का भला अग्निवीर पर उठाए गए सवालों के जवाब में देश कमजोर हो जाएगा ये कहने से नहीं होगा। हिंदू होने के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाकर क्या इस देश में लिंचिंग, हम जब आप और हम बात कर रहे हैं, क्या झारखंड में एक मुसलमान के लिंचिंग करके पिछले 24 घंटे में नहीं मार दिया गया? क्या अलीगढ़ में नहीं मुसलमान मारा गया केवल मुसलमान होने के नाते? क्या इस देश में दलित और पिछड़ों पर हकमारी नॉट फाउंड सुटेबल आज भी देश के विश्वविद्यालयों में हो रहा है? अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, तो आपकी सीट नॉट फाउंड सुटेबल। तो कितने तरह के हमले इस देश की जनता पर हो रहे हैं। अच्छा और खूबसूरत भारत तब बनेगा जब उन सवालों पर बात होगी जो जनता के सवाल है। विपक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल। पर आपने सवाल किया तो मैं कंक्लूजन में यही कहता हूं, विपक्ष की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। उसे जनता को गोलबंद भी रखना है, एकजुट रखना है, अपने सवालों पर जागरूक करना है। जनता के बीच पूरे टाइम विपक्ष रहे, विपक्ष पूरे टाइम जनता के बीच रहे, और जैसे ही सदन चले फिर से पूरी तैयारी के साथ आए। फिर चाहे कितना भी नीतीश जी हैं, आपने सवाल में एक चीज जोड़ी थी, अब एक तरफ तीर है बिहार का और तमिलनाडु की साइकिल है, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तीर साइकिल पर बैठकर फरार होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि चार प्रस्ताव पारित किए हैं नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण पर जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, और इतने मुद्दों पर बीजेपी घिर जाएगी, बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। तो अंतिम विकल्प बचा है कि सब सांसदों विधायकों सांसदों को तोड़ करके 272 का आंकड़ा पूरा कर लिया जाए। तो राष्ट्र के हित में यह भी किया जाएगा, धर्म के बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सांसदों को तोड़ा जाएगा। और इसलिए जनता और विपक्ष दोनों को जागरूक रहना होगा और सजग रहना होगा, इसी से मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है और ये पहली बार ही हुआ होगा कि जब जनता जो सरकार में बैठे हैं उनसे उम्मीद ना करके बल्कि जो विपक्ष में है उनसे उम्मीद लगाए हुए है और उनकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रही है क्योंकि उनको लग रहा है 10 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है, जो था वो भी छीन लिया और अब विपक्ष इस तरह से सरकार को जवाबदेह बना रहा है, घुटनों पर लेकर आ रहा है और कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार को। तो जाहिर सी बात है अब जनता को उम्मीद विपक्ष में नजर आ रही है और ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो इन उम्मीदों पर खरे उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम